डीएपी, एनपीके या फिर सिंगल सुपर फॉस्फेट, ये जो मेन खाद होती हैं ये किसी भी फसल की ग्रोथ एंड रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती हैं। इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। आज हम बात करेंगे कि धान की फसल में इन खादों के बाद हमें पहले यूरिया कब डालनी चाहिए और इनके साथ साथ कौन से जो जरूरी माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं उनको हमें यूरिया के साथ देने चाहिए और उसके कितने दिन बाद हमें दूसरी यूरिया डालनी चाहिए, उसमें भी क्या क्या मिलाकर डालें जिससे कि हमारी जो फसल होती है उसकी रुकी हुई ग्रोथ बहुत ही बड़ी तरीके से चलने लगे। इसके अलावा एक आखिरी यूरिया हमें किस कंडीशन पे डालनी चाहिए जिससे कि जो हमारी फसल के पकने के जो आखिरी 60 दिन होते हैं वो आखिरी यूरिया से उसकी पूर्ति होती रहे। तो इस तरीके से हमें यूरिया को अपनी फसल के हिसाब से देना है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो किसान वीर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको हर एक फसल के बारे में एक सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं। किसान वीरों, धान की रुपाई के 8 से 10 दिन बाद हमें पहली यूरिया डालनी चाहिए और साथ में हमें किसी भी अच्छी क्वालिटी का जो दानेदार ग्रोथ प्रमोटर होता है वो हमें लेना है। ग्रोथ प्रमोटर इसलिए लेना होता है क्योंकि इस समय तक फसल में रूट और टिलर्स ये बन रहे होते हैं। तो ये जो जाइम होता है ये फसल की रूट एंड टिलर्स को बहुत ही बड़े तरीके से बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और जो ये दानेदार जाइम होते हैं ये सीवड एक्सट्रैक्ट से बने होते हैं, मतलब कि समुद्री शैवाल से बने होते हैं, 100% ऑर्गेनिक होते हैं। इनका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी फसलों में नहीं होता। तो यूरिया प्लस जाइम के साथ हमें एक काम और करना है कि हमें एक कीटनाशक लेना है, जैसे कि क्लोरोप्लस हाइपर ले लेना है जिसकी मात्रा हमें 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी है। इससे ये होगा कि हमारी ज़मीन में जो लाल कीट होते हैं, घैंसी होती है, दीमक होते हैं, तो ये हमारी फसल को जो नुकसान करते हैं उनका नुकसान बहुत ही ज़्यादा हद तक कम हो जाता है। मतलब कि जैसे ये नई जड़ों को खाते रहते हैं और जड़ें काली होकर सूखने लगती हैं। इसलिए यूरिया प्लस जाइम प्लस कीटनाशक इन तीनों को अच्छे से मिलाकर हमें पहले यूरिया में दे देना है। मगर आपके मन में एक बात जरूर आई होगी कि हमने पहले यूरिया में जिंक और सल्फर को क्यों नहीं दिया है। तो इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जब हमारी धान की फसल 8 से 10 दिन की होती है तो उसमें रूट और टिलर्स ये इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो वो ग्रोथ कर रहे होते हैं और इन जिंक और सल्फर की डेफिशिएंसी अभी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी और ना ही पौधे जिंक और सल्फर को इतने अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। इसलिए हमें जिंक और सल्फर को दूसरी और तीसरी यूरिया में डालना है। जैसे कि बात आती है अब हमें दूसरी यूरिया कब डालनी चाहिए, तो दूसरी यूरिया धान की रुपाई के 20-22 दिन बाद या फिर जो आपने पहले यूरिया डाली है उसके 10 से 12 दिन बाद हमें दूसरी यूरिया डालनी है। इसमें हमें लेना है 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट में आप ले सकते हो मोनो जिंक या फिर जिंक सल्फेट जो 21% वाला आता है, या फिर मिक्सचर जिंक भी ले सकते हो। ये तीनों बेस्ट हैं, जो मिल जाए वो हमें ले लेना है। मगर जिंक की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त होनी चाहिए, तब जाके आपको जिंक के 100% रिजल्ट मिलेंगे। बाकी बात करें सल्फर की, तो सल्फर में हमें 80% WDG वाली ही डालनी चाहिए। इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। एक तो ये होती है कॉन्टैक्ट फंगीसाइड, दूसरी अकैरिसाइड और साथ में ये माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होता है। और बात करें 90% वाली सल्फर, तो ये एक फर्टिलाइजर होती है। इसलिए हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये है कि एक खेत में आप 80% WDG सल्फर डालें और एक खेत में आप अपनी बेंटोनाइट 90% वाली जो फर्टिलाइजर वाली सल्फर होती है वो डालें। बाकी आप फ़र्क अपने आप देखें दोनों में क्या फ़र्क आता है। बाकी हम रिकमेंडेशन देंगे कि आपको 80% वाली WDG सल्फर डालनी है। वो कॉन्टैक्ट फंगीसाइड है, अकैरिसाइड है और एक माइक्रोन्यूट्रिएंट है। उसके रिजल्ट आपको 100% देखने को मिलेंगे। इसके अलावा किसान वीरों, अगर जिन एरिया में बारिश नहीं होती है तो आपने देखा होगा कि धान की फसल के 20-22 दिन बाद पत्ती लपेटक और तनाछेदा कीट का अटैक भी हो जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि दूसरी यूरिया में फटेरा या विटाको, इनमें से कोई भी एक दानेदार कीटनाशक लेना है। दोनों ही ग्रीन लेवल वाले कीटनाशक हैं, इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक को यूरिया खाद में मिलाकर डाल देना है। क्योंकि होता क्या है, जब हमारी फसल की ग्रोथ बहुत ही बड़े तरीके से हो रही होती है तो फिर ये पत्ती लपेटक और तनाछेदा कीट के लगने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो फिर जब हम स्प्रे करते हैं तो हमें 1 या 2 स्प्रे में इसे कंट्रोल करना पड़ता है। इसीलिए हमें प्रिवेंटिव में कीटनाशक डालते रहना है। और इसके अलावा बात करें आखिरी यूरिया, इसकी जरूरत हमें कब और क्यों रहती है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि अगर हमारी फसल की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है तो फिर हमें तीसरी यूरिया जो कि 25 से 30 किलोग्राम प्रति एकड़ और साथ में हमें लेनी है 60% वाली जो MOP पोटाश आती है उसकी मात्रा हमें लेनी है 20 किलोग्राम प्रति एकड़। और इनके साथ हो सके तो मैग्नीशियम और आयरन ये जरूर दें, क्योंकि ये भी पौधों में क्लोरोफिल बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, पौधों को हरा भरा रखते हैं और कल्लों का विकास बहुत ही ज़बरदस्त कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा आखिरी या तीसरी यूरिया का मटेरियल। बाकी बात करते हैं बासमती किस्मों की। इसमें जो बकानी या झंडा रोग होता है
तो इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए हमें हर एक यूरिया में कोई ना कोई फंगीसाइड को जरूर यूज करते रहना है। तो इसके लिए आप ले सकते हो थायोफिनेट मिथाइल या फिर कार्बेंडामेथ्रिक्सेब या फिर जो स्प्रिंट आता है 2563, बाविस्टिन भी ले सकते हो, यूपीएल का कुप्रोफिक्स भी ले सकते हो। ये जबरदस्त फंगीसाइड है। इनका प्रयोग हमें जो बासमती किस्में होती हैं इनमें बकानी आता है, झंडा आता है, तो इनकी रोकथाम के लिए हमें हर एक यूरिया में इन फंगीसाइड का प्रयोग करते रहना है। अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो फिर हमें एक लास्ट ऑप्शन बचता है COC, मतलब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। तो ये एक आखिरी फंगीसाइड है जब हमें लगता है कि हमारी फसल बहुत ही ज्यादा कंडीशन बेकार है और किसी भी फंगीसाइड ने इतनी बढ़िया तरीके से काम नहीं करा है, तो फिर हमें इसे आखिरी यूरिया में कॉपर प्लस M45 को डाल देना है। और इसके अलावा हमें हर एक यूरिया में बदल बदल के फंगीसाइड को डालना है। बाकी बासमती किस्मों में हमें यूरिया को 35 से 38 दिन तक डाल देना है, और जो लंबे समय वाली धान की वैरायटी होती है तो इसमें 45 से 50 दिन तक हम यूरिया को डाल सकते हैं। मतलब आप इस तरीके से समझें कि जब हमारी धान की फसल पकने में आखिरी 60 दिन बचते हैं तब तक आप यूरिया डाल सकते हो, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। बाकी आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन सी धान की वैरायटी लगाने वाले हो या लगा चुके हो। धन्यवाद।